नमस्कार। आज हमारे साथ एक युवा लेखक मौजूद हैं जो कि विंध्य क्षेत्र के हैं। 18 साल की उम्र में 4 किताबें लिखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी किताबों के बारे में, इनकी भाषा के बारे में, इनके रिसर्च के बारे में या फिर इनके पठन पाठन के बारे में कि कैसे 18 साल में, जहां बच्चे 14-15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उस उम्र में इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। उसके साथ कितने अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी ये अध्ययनरत हैं पॉलिटिकल साइंस से, देशबंधु कॉलेज में। सीबीएसई पैटर्न से इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। भोपाल से इनकी स्कूलिंग हुई है, उसके बाद डीयू में अभी ये अध्ययनरत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आजकल के बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। उस उम्र में आपने किताबें लिख दी, कैसे? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में कि किताबें लिखनी है? पहली बात अगर देखी जाए कि आजकल के बच्चे चूज नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये समस्या में शायद इसलिए इसमें ज्यादा आ रही क्योंकि हमने अब जातिवाद की प्रथा को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पहले तय होता था कि हाँ, आपके पिताजी पूजा पाठ करते हैं, आप भी पूजा पाठ करेंगे, आपके पिताजी बर्तन बनाते हैं, आप भी बर्तन बनाएंगे। लेकिन अब हम एक नई दुनिया में, एक नए भारत में हैं, जब हमारे पास असीम अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारे काम हम कर सकते हैं बिना झिझक के, बिना किसी रोक टोक के। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई काम किसी के लिए छोटा है। मैंने ये काम चुना क्योंकि मुझे इसमें रुचि रही, पढ़ने की बचपन से ही रुचि रही है, और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि शायद मैं लिख भी सकता हूँ। कलम उठाई, लिखना शुरू किया, थोड़ा बहुत लिख भी लिया ठीक ठाक, तो बस उससे ज्यादा खुश नहीं रहा हूँ। तो आपके जो विषय हैं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथोलॉजी पे आप लिखते हैं, मैथोलॉजी पे आपने किताबें लिखी है। हिस्ट्री में जो लोग रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, उनके बारे में आपने क्यों लिखा? इसके अलावा भी आप लिख सकते थे कुछ अलग सब्जेक्ट पर। नहीं, उसका प्योर कारण मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ऐसी चीजों में बचपन से बहुत ज्यादा रहा है, और मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चलने वाला देश है, जहाँ हम प्रेरणा को बहुत खोजते हैं कि हम प्रेरणा कहाँ पाते हैं। हम प्रेरणा पाते हैं अपने आदर्शों में, राम में, कृष्ण में। हम प्रेरणा पाते हैं अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में, छत्रपति शिवाजी में, महाराणा प्रताप में। वो प्रेरणा जो है वो हमको शक्ति देती है संघर्ष करने की, वो हमें शक्ति देती है आगे बढ़ते रहने की, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां रही हो, चाहे कितने साल हमारा देश गुलाम रहा हो, चाहे कितना भी आर्थिक विपन्नता से हम गुजर रहे हो, लेकिन वो प्रेरणा कभी जाती नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो प्रेरणा को जीवित रखना भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, और मैं उसमें जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ मैं करता हूँ अपने। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, इतना रिसर्च, मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि लोगों के बीच बैठने पे ये समझ में आ जाता है कि कितना ज्ञान है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी वो क्या उम्र रही होगी जब आपने रिसर्च शुरू की या आपने कलम उठा के लिखना शुरू कर दिया, वो उम्र क्या रही होगी? और जैसे कि आपके पास किताब है लॉस्ट वॉरियर्स, तो इसको लिखने में आपको कितना समय लगा होगा या फिर रिसर्च में कितना समय लगा आपको? मेरे ख्याल से जब मैंने शुरू में पढ़ना या फिर लिखना शुरू किया तो वो रिसर्च के माध्यम से तो रहा ही नहीं। प्योरली इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं पढ़ता, मुझे पढ़ने की आदत बचपन से ही रही है। मेरे ख्याल से 2nd क्लास से चश्मा लगा हुआ है, तब से चश्मा लगा के घूम रहा हूँ मैं। लेकिन वो पढ़ने की आदत हमेशा से रही। और होता क्या था, अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो उसके बारे में मेरे कुछ विचार जनरेट होते थे। अब मन करता था कि किसी कागज को लेके, कलम लेके कुछ 4 लाइन उसके ऊपर लिखूं कि मैं इस बारे में क्या मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं वहां से शुरू हुआ। तो उसके बाद से वो सफर फिर आगे बढ़ने लगा। और फिर अगर इस किताब की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप रिसर्च में ज्यादा समय दें तो लिखने में उतना ही कम समय लगता है। क्योंकि होता क्या है, किसी किताब में मैं मानता हूँ कि 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है फैक्ट्स कि तथ्य क्या है, दूसरा होता है लैंग्वेज कि आपकी भाषा क्या है, वोकैबुलरी क्या है, और तीसरा होता है ऑर्नामेंट्स कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं, सजावट किस तरह से करते हैं, चैप्टराइजेशन हो या फिर मेटाफर्स हो या कुछ भी हो। तो अगर आपने रिसर्च अच्छे से की, और रिसर्च के लिए आप कई माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये किताब पर्टिकुलरली देखी जाए तो जीवित लोगों के बारे में थी, जो जिन लोगों का इतिहास मौजूद है।
लेकिन इसके बाद जो मेरी किताब आई महाभारत के ऊपर थी, जो महाभारत की महिलाओं के ऊपर थी, वो जीवित लोगों के ऊपर कोई किताब नहीं है। उनके प्रमाणिक इतिहास में साक्ष्य मौजूद नहीं है कि हाँ युधिष्ठिर थे, कि हाँ अर्जुन थे। वो हमारी सांस्कृतिक चेतना के अंदर समाये हुए हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको चेतना का सम्मान करते हुए लिखना होता है। उसके लिए आप बहुत ज्यादा तथ्यात्मक नहीं हो सकते कि हाँ अर्जुन वहां पे पैदा हुए थे, कि हाँ राम वहां पे पैदा हुए। तो उस तरह से हम हर सब्जेक्ट को अलग दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। किसी सब्जेक्ट में तथ्यात्मक ज्यादा होना जरूरी है, जैसे कि इतिहास में। किसी में जैसे कि आप धर्म के ऊपर लिख रहे हैं या वैसी चीजों के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको चेतना के पीछे जाना चाहिए, आपको तथ्यों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो उस तरह से मैं काम करना पसंद करता हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि महाभारत के ऊपर आपकी जो किताब है उसमें वुमेन्स के बारे में है, उनकी कहानियां हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह की कहानियां हैं, या फिर वो कहानियां आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने उनके बारे में जाना? मैं समझता हूँ कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जो कि मेरे ख्याल से 90-95% हिंदुस्तान को पता होंगी। जिनको नहीं भी पता है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, आप इंडोनेशिया जाएं, आप थाईलैंड जाएं, हर जगह इसका नया वर्जन उपलब्ध है। अद्भुत रामायण, कंद रामायण, और राम कियन नाम से थाईलैंड में प्रचलित है। तो इस तरह राम का जो प्रभाव है वो सर्वव्यापी है। और इस तरह महाभारत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और बल्कि मेरा तो मानना है, और कई इंपॉर्टेंट लोगों का मानना है, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका भी मानना है कि महाभारत जो है वो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक बड़ा प्रमाणिक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हम डिप्लोमेसी, हेजेमनी, मोनोपोली जैसी चीजों को बहुत अच्छे से समझ के भारत का जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल विचारधारा है, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट मैं उसको समझता हूँ। लेकिन उसमें दूसरी चीज मैं ये भी देखता हूँ कि हम जब महाभारत की बात करते हैं तो हमेशा पुरुषों की बात करते हैं कि हाँ कौरव थे और पांडव थे, उन्होंने युद्ध किया, एक जीता एक हारा, युद्ध खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है महाभारत का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू शक्ति का है, वो पहलू महिला का है, वो पहलू गांधारी का है, द्रौपदी का है, कुंती का है, रुक्मिणी का है। तो उन सारे पहलुओं को भी मुझे लगा कि आगे लाने की जरूरत है। तो मैंने कोशिश की और मुझे उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। जैसे कि आपको हिडिंबा के बारे में पता होगा, भीम की पत्नी थी और वो राक्षस कुल में जन्मी थी। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते मनाली होके आया हूँ, कुल्लू मनाली। वहाँ पे हिडिंबा माता का एक बहुत शानदार मंदिर है जहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और वहाँ पे हिडिंबा को माँ की तरह पूजा जाता है, और पूरे पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश में, उनको माँ की तरह आज देखते हैं, देवी की तरह देखते हैं। तो एक राक्षसी का एक देवी बन जाना, क्योंकि उसने बुरे का साथ छोड़ के सच्चाई का दामन थामा, पांडवों के साथ हो गई, और फिर घटोत्कच को जन्म दिया उन्होंने। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाता है कि हम राक्षस को भी पूजनीय बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है रामायण और महाभारत का। आपका एक लेख है जो कंपेयर करता है महाभारत और रामायण में, मैंने पढ़ा वो लेख। तो कैसे रामायण अपने आप में एक अलग ग्रंथ है, अपने आप में एक अलग इतिहास है, महाभारत भी अपने आप में एक अलग इतिहास है, तो आपने कैसे लिखा और क्या सोच के आपने कंपेयर किया, क्या है वो आर्टिकल? मुझे लगता है कि जैसे आप यमुना को देखेंगे, वो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, और त्रिवेणी संगम में दोनों जाके मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि महाभारत और रामायण यमुना और गंगा है भारत की संस्कृति की, क्योंकि ये भले ही दो अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं। एक द्वापर युग की कहानी है, एक त्रेता युग की कहानी है, एक भगवान राम की कहानी है, दूसरी भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानी है। एक में बात सूर्य वंश की होती है, भगवान राम का जो कुल था रघुवंश, जबकि दूसरे में बात चंद्र वंश की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बाद में जाके मिल जाती है, वो कहीं ना कहीं एक ही भावना को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे तो माना जाता है कि अगर आपको ये सीखना है कि जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, तो वो हम रामायण से सीख सकते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे हम सीख सकते हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने शत्रु तक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर आपको सीखना है कि क्या चीजें आपके परिवार में नहीं होनी चाहिए या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको महाभारत को देखने की आवश्यकता है कि दुर्योधन ने क्या गलतियां की, कि कर्ण की क्या मजबूरियां रही, कि कुंती ने क्या गलतियां की, कि धृतराष्ट्र किस तरह केवल आंखों से अंधा होकर दिल से भी अंधा हो गया। तो उन सारे तथ्यों को जानने के लिए रामायण महाभारत दोनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत में एक जियोग्राफिकल टेपेस्ट्री भी हम देख सकते हैं। जैसे भगवान राम अयोध्या से चल के दक्षिण की ओर जाते हैं, लंका की तरफ, जबकि महाभारत की जो कहानी है द्वारका से लेकर के त्रिपुरा तक, वो इस तरह चलती है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, इसलिए उसकी तुलना आवश्यक है।
आपकी जो किताब है आपकी, ये लॉस्ट वॉरियर्स, और लॉस्ट वॉरियर्स सेकेंड भी है शायद। जी ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट मुख्य रूप से राजा रजवाड़ों और उस तरह के जो पुराने योद्धा रहे उनके ऊपर, जबकि सेकंड में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको फोकस। तो मेरा प्रश्न ये है, थोड़ा असहज हो सकता है, कि जब इन वॉरियर्स के बारे में हमने पढ़ा है, हमने कई नाटक, कई सीरियल, टेलीविजन के माध्यम से देखा भी है, सुना है, फिल्में भी आई हैं, तो आज के दौर में इनके बारे में आपने लिखा तो क्या सोच कर लिखा? और दूसरी चीज़ कि अगर हम उनके बारे में कहीं और से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री उठा के पढ़ सकते हैं, तो मैं आपकी किताब क्यों पढ़ूं? क्या भिन्न है उसमें? अभी हम लोग रामायण की बात कर रहे थे और उसमें हमने ध्यान दिया कि रामायण एक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। आप उत्तर भारत में जाएंगे अलग रामायण है, आप दक्षिण भारत में जाएंगे अलग रामायण है, आप देश के बाहर जाएंगे अलग रामायण है। बच्चे अलग रामायण पढ़ रहे हैं, बाल रामायण, बूढ़े शायद कठिन संस्कृत में रामायण पढ़ेंगे। सबका देखने का अपना अपना नजरिया है, कोई गलत कोई सही, हम ऐसा कहने से बचते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध चीनी लोक कथा है कि एक शिल्पकार कहीं जंगल के बीच में मूर्तियां गढ़ा करता था। वहां कोई जाता नहीं था, लेकिन एक बार कोई राहगीर वहां से गुजरा, उसने देखा कि दूर दूर तक बुद्ध की ऐसी सुंदर प्रतिमाएं हैं और वहां कोई आता नहीं है उनको देखने, कोई दर्शन करने नहीं आता। उसने शिल्पकार से पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो शिल्पकार ने कहा कि मैं लोगों को मूर्तियां दिखाने के लिए नहीं गढ़ता हूँ, मैं मूर्तियों को इसलिए गढ़ता हूँ क्योंकि मुझे यही आता है, क्योंकि मैं ये पसंद करता हूँ और मैं इसको अपनी उपासना का तरीका मानता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं उस शिल्पकार में अपने आप को देखता हूँ। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि कोई मुझे पढ़े, अगर कोई नहीं भी पढ़ेगा तो मैं लिखना बंद नहीं करूंगा या लिखना चालू रहेगा। मैं लिखता हूँ अपनी संतुष्टि के लिए, मैं लिखता हूँ अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, और भावना को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी का दूसरे एंड पे होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लेखकों के पाठक होते हैं, लेखकों के ग्राहक नहीं होते। व्यापारी और लेखक में फर्क है। मेरा प्रश्न एक और है कि जब आज के दौर में सोशल मीडिया का इतना वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है और हर चीज़ वायरल हो जाती है। देखेंगे कि एक छोटा सा डांस हो या सॉन्ग हो, कोई बच्ची गा रही है, वो भी वायरल हो जाता है। आपने 4 किताबें लिखी अभी तक में, तो सोशल मीडिया पे आप इतना एक्टिव क्यों नहीं हुए, या फिर सोशल मीडिया पे लोग आपको इतना नहीं जानते? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को हम बहुत बुरी तरीके से, मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया कोई बुरा माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया एक हर चीज दो धारी तलवार होती है। हर चीज का, लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या उसका गलत उपयोग नहीं होता? भ्रष्टाचार होता है, लूटपाट होती है, तानाशाही भी बन जाती है कभी कभी। ऐसी सोशल मीडिया भी दो धारी तलवार है, कई जगह अन्याय होता है, उसको उजागर करने में आज भी सोशल मीडिया कितना प्रबल रूप से काम कर रहा है, जो पहले नहीं हो पाती। आज कहीं किसी टीटी ने अपने यात्री के साथ बदतमीजी की, वो भी वायरल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें सोशल मीडिया को बुरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वो एक मनोरंजन का भी स्वरूप है और हमें उस स्वरूप में भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक सीमा होती है। अगर उस सीमा को हम समझें और उसका सही से उपयोग करें, सब अच्छा चलेगा। और खास करके आज की युवा पीढ़ी, मुझे सच में लगता है कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग कहीं ना कहीं वो सही के बजाय ज्यादा कर रही है, और उनको राजनीति में रुचि नहीं है, उनको कुछ हद तक विज्ञान में और बाकी चीजों में रुचि कम रहती है और वो बाकी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन मुझे लगता है समय के साथ सारी चीजें ठीक होती है। आपने अभी तक में 18 साल की उम्र है आपकी, तो आपने अभी तक में लगभग कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितने पत्र, या फिर कौन ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ना आपको पसंद है, या उनकी छवि में आप खुद को ऐसे देखना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी की छवि में खुद को तो नहीं देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शशि थरूर हैं या फिर देवदत्त पटनायक से मुझे काफी प्रेरणा मिली। उनका पहले शो भी आता था, वो देख देख के मुझे रुचि भी ज्यादा बढ़ी। और बल्कि मैं मानता हूँ जवाहरलाल नेहरू भी काफी अच्छे लेखक हैं। जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या फिर दूसरी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उन्होंने काफी अच्छी एक पुस्तक लिखी है, जबकि वो कोई प्रोफेशनल राइटर थे ही नहीं, वो तो वकालत करते थे और जेल में बैठे रहते थे। तो इन लोगों से प्रेरणा तो मिलती है निश्चित रूप से, लेकिन काम तो अपना खुद का ही करना होता है। और जहाँ तक बात है, दूसरा क्या था? किताबें। हाँ, जहाँ तक किताबों की बात है, तो किताबों का लेखा जोखा तो हालांकि अब मैंने पिछले 2-3 महीने से शुरू किया कि मैं कोशिश करता हूँ महीने में जितनी किताबें पढ़ूँ उसकी एक सूची बना लूँ। तो मैंने इस महीने ये किताब पढ़ ली है और वहाँ टिक लगा लेता हूँ जो पूरी पढ़ ली है, जो आधी पढ़ के छोड़ दी, फिर रुचि नहीं आई, जब अपने काम का पढ़ना तो बस, और उस पर पूरा टिक नहीं लगाता हूँ, उसको ऐसे छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है ये आदत बाकी लोग भी अपना सकते हैं। महीने में आप 2 पुस्तक 3 पुस्तक पढ़ें, जितनी पढ़ सकें आपकी क्षमता हो, जितना समय मिले, और फिर उसके बाद उसकी एक सूची बनाए, क्योंकि किसी चीज को आप रिपोर्ट करते हैं, जो कि आपका काम भी है,
जिस चीज को आप रिपोर्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा प्रमाणिक हो जाती है, आपको भरोसा आ जाता है और आप उसको लगातार करते रहते हैं। लेकिन अगर आप हवाबाजी में कोई काम करते रहेंगे तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। जहाँ तक किताबों का प्रश्न है, मैं समझता हूँ मेरे घर में मेरे ख्याल से 100-150 से ज्यादा किताबें तो, मेरा खुद का छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई है, जिससे मेरे घर वाले काफी परेशान भी रहते हैं, धूल खाती है मुझे भी, मैं साफ करता नहीं हूँ। हाँ, किताबें पढ़ना बहुत आज के युग में भी, बल्कि आज जो न्यूज सोर्सेस हैं जैसे कि ई बुक काफी प्रचलित हो गई है, मैं उसका काफी प्रबल समर्थक हूँ, क्योंकि क्यों ना कहीं हमको पर्यावरण को भी बचाना है, और क्योंकि ट्रेडिशनल बुक्स जो है वो लोग खरीदने से ही बहुत बचते हैं। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ किताबों का बड़ा बाजार है, लोग किताबें खरीदने से बहुत बचते हैं क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ई बुक के रूप में हम एक सस्ता ऑल्टरनेटिव उपलब्ध करा सकते हैं, तो उससे किताबों की व्यापक रीच बहुत हो जाएगी, इसलिए ये भी जरूरी है। जी। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि द रॉयल एशियाटिक्स सोसाइटी के आप परमानेंट फेलो हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपको उसकी फेलोशिप मिली या फिर क्या मिलता है उससे लाभ जो भी है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड जो है वो काफी पुरानी संस्था है, लगभग 200 वर्ष, इसी वर्ष उसके 2023 में 200 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये भारत की आज़ादी के पहले से काम कर रही है, हिंदुस्तान में और चाइना जैसे एशियाटिक और ओरिएंट के देशों में इसका काम हमेशा से रहा है। मुझे 2021 के अप्रैल में इसका फेलो चुना गया और मुझे काफ़ी खुशी है उस बात की, सम्मान का विषय था। लेकिन मुझे उस सोसाइटी को देख के मुझे ये भी लगता है कि भारत में ऐसी सोसाइटी की आज भी कमी है। अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो शाही समय की आज भी वहाँ पे 250-300 सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, और वो अलग अलग फेलोशिप्स देती हैं, अवार्ड्स देती हैं, कार्यक्रम कराती है। भारत में ऐसी सोसाइटीज की आज भी कमी है, और जो है भी वो राजनीति में और ऐसी चीजों में ज्यादा लिखते हैं, और पाठन पठन से वो दूर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ऐसी सोसाइटीज जो है वो चाहे नए लेखक हो चाहे पुराने लेखक हो, और केवल लेखक ही नहीं, हर विधा के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो मुझे लगता है कि इनकी भारत में भी उत्पत्ति की बहुत आवश्यकता है। तो आप लंदन गए हैं कभी? तो लंदन जाने का मेरा सौभाग्य नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, कुछ समय लंदन मुझे काफी इंटरेस्टिंग शहर लगता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लंदन शहर कैसा है, जो उन्होंने 250 साल हमको लूट लूट के बनाया है, कि देखना चाहिए कैसा बनाया है, तो वो मैं जरूर करूंगा। तो आप विंध्य के हैं, इसलिए एक प्रश्न और उठता है। विंध्य बघेल खंड से रिलेट करके देखते हैं तो बघेली यहाँ की भाषा है, बघेली यहाँ की बोली है। तो आपने किताबें लिखी इंग्लिश में, तो आपने ये सोचा कि आगे चल के लिखेंगे, या फिर क्या ऐसी वजह थी कि बघेली में नहीं लिख पाए आप, या फिर हिंदी में नहीं लिख पाए? इसका बहुत हद तक गुनाह मेरी पढ़ाई का भी रहा है। आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी लिखने में हिंदी की गिनतियां नहीं आती हम लोगों को, क ख ग घ जो होता है वो पूरा नहीं आता, ABCD पूरा आता है हम सबको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका दोष तो है। दूसरा, रीवा में मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा ज्यादा रहना यहाँ नहीं हो पाया दुर्भाग्य से, तो मुझे यहाँ की भाषा से भी उतना अवगत होने का मौका नहीं मिला, और तो इसलिए जिस भाषा को मैं बोल नहीं पाता उसमें लिखना तो काफी कठिन बात है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ की बात को दूर दूर तक पहुंचाना है, और अगर दूर दूर तक किसी बात को पहुंचाना है तो उसका माध्यम ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो दूर दूर तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए इकलौता माध्यम है। और आज मेरी किताबें लोग अमेरिका में बैठ के भी पढ़ते हैं, जो ई बुक्स होती हैं या फिर जो पब्लिश होती हैं, लंदन में बैठ के भी लोग पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ते हैं। ये मुझे नहीं लगता यहाँ की भाषा में संभव है, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें भारत की बात विदेशों के कानों में तो गुजानी है, तो उसके लिए जो माध्यम उपलब्ध होगा मैं उसको उपयोग करूँ। इसलिए इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मैं बघेली का सम्मान नहीं करता, बघेली मेरी माँ है, हिंदी मेरी मासी है, लेकिन इंग्लिश से काम चलाना पड़ता है। बिल्कुल। एक और आपके बारे में हमें जानकारी मिली है कि आप कुछ बिजनेस भी करते हैं। जी, दरअसल हाँ, मैं और मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों ने मिलकर हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा छोटा सा काम किया जाए जो कि प्रतिष्ठान किया जाए, कुछ एक आर्थिक दृष्टि से भी कुछ दिमाग बढ़ाया जा सकता है। तो हम दोनों ने मिलकर थोड़ी चीजें टटोली और पता चला कि हम भारत में बैठे बैठे भी ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स करके और पार्टनरशिप करके किताबें पब्लिश करके दूसरे देशों में बेच सकते हैं। तो हमने उसमें थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और आज हम 15-16 देशों में किताबें बेच रहे हैं, और पिछले 16 देशों में ई बुक्स भी और पेपर बैक किताब, पेपर वाली किताब भी बेच रहे हैं, और पिछले 2-2.5 साल से हमारा चल रहा है। और वो एक अच्छी पहल दी। मुझे लगता है कि
आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, और चाहे वो पढ़ाई की दृष्टि में हो, चाहे वो खेलकूद की दृष्टि में हो, या चाहे आप क्योंकि स्टार्टअप कल्चर बहुत डेवलप हो चुका है इंडिया में। समय ये है कि बाहर से पैसा कमा के भारत में लाया जाए। ये तो ले गए, हम जब तक वहाँ चीजें बेच के वहां से पैसा यहाँ नहीं लाएंगे, जब तक हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट नहीं घटेगा, तब तक देश विकसित कैसे होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक देश को विकसित बनाना, इसलिए मुझे लगता है कि हर एक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए एक छोटा काम और करें, एक कुछ और करें, तो वो सब करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम देख सकते हैं कि 18 साल की उम्र है अरिन शुक्ला की। 4 किताबें लिखी है इन्होंने, लेख भी लिखे हैं, और इसके साथ ही इनकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही है। सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन ई बुक्स पढ़ने में भी ई बुक्स का समर्थन किया है उन्होंने। इतना ही नहीं, 18 साल की उम्र में हमने इनकी कमाई की बात नहीं की कि अभी तक में 2.5-3 साल से कमाई कितनी हुई है। जी हाँ, मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए हुई होगी जी। तो ये भी आप सुन सकते हैं कि बिजनेस भी कर रहे हैं 18 साल की उम्र में। बुक्स को अमेज़न के माध्यम से बाहर बेचते हैं, लोग उसे खरीदते हैं। 15-16 देश बताया इन्होंने कि 15-16 देशों में किताबें ये भेजते हैं, और उसके माध्यम से 2.5 सालों में अभी 3.5 लाख तक इन्होंने अर्निंग कर ली है। तो ये रहे आज हमारे साथ अरिन शुक्ला जी। ऐसे ही तमाम लोगों सक्सेस लोगों से या फिर किसी भी तरह की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।